हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सही अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम अपने डे 86 के सेशन में आ चुके हैं और आज जो डिस्कस होने वाला है वो है आपका डे 85 की जो आपका रिवीजन टेस्ट हुआ था उसकी ही आंसर की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आई होप आप लोग तैयार होंगे अपने आंसर्स के साथ जो आपने पिछले सेशन में अपने आंसर्स करे थे। तो शुरू करते हैं सेशन। Which among of the following is slash are correct? आपको करेक्ट बताना था। The non-OPEC countries which import crude oil along with the 14 OPECs are termed as OPEC plus countries. OPEC plus countries अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान। आपको करेक्ट बताना था इन दोनों में से और आपका आंसर था बी ओनली, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट था। देखिए क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं आता है, ओके तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। वो कंट्रीज नॉन ओपेक कंट्रीज जो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं तो वो और प्लस ओपेक कंट्रीज़ को मिला के हम ओपेक प्लस कहते हैं। बाकी कंट्रीज इसमें ठीक थी अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान। ठीक, Saudi and Russia both have been at the heart of the 3-year alliance of the oil producer known as OPEC Plus, which include 11 OPEC members and 10 non-OPEC nations that aim to shore up the oil prices with the production cuts. क्वेश्चन सेकंड था आपका विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में बात करेंगे। सो इसका जो आंसर था आपका वो था आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही थे। जिन लोगों ने कल का टेस्ट जिन लोगों ने डे 85 वाला टेस्ट आपका कंडक्ट नहीं करा था वो आज भी इसे कंडक्ट वो आज भी अपने टेस्ट कर सकते हैं। लाइक वो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर टाइप कर सकते हैं, फिर वापस आके देख सकते हैं। देखिए इसमें पहला बिल्कुल ठीक था, अगर कोई पर्सन डिले करता है अपने लोन के पेमेंट में या अमाउंट में, ओके और वो क्या इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट में भी कर रहा है तो उससे भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कंसिडर किया जाएगा। फिर अब अगर यहाँ पे 90 डेज़ का पीरियड ओवरड्यू हो जाता है तो यहाँ पे आपको फिर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट पूरा की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो इसका आंसर था आपका बोथ। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर द ग्लेशियल ब्रेक, कौन से रीजन्स थे? सो इसका जो आंसर था आपका वो था आपका ऑल ऑफ द अबव, जो कि गलती से सेशन में मेरे मुँह से निकल गया था क्योंकि बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं वैसे भी सारे ग्लेशियर ब्रेक होने के। ओके सो इरोजन से हो सकता है, बिल्ट अप ऑफ वाटर प्रेशर से हो सकता है, एवलांच से हो सकता है, स्नो और रॉक से हो सकता है, एवलांच ऑफ स्नो और रॉक से हो सकता है, अर्थक्वेक से हो सकता है। अच्छा एक यहाँ पे एक बेसिक टर्म है, एक होता है आपका इरोजन, ओके एक होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो ये दोनों अगर हम कभी इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि दोनों काफ़ी सिमिलर चीज़ें करती हैं, दोनों में आपको ब्रेक डाउन दिखता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या होगा, इरोजन में ज़रूरी नहीं है कि आपका मूवमेंट हो, इरोजन आपका एक जगह पे भी हो सकता है, बट ट्रांसपोर्टेशन में आपका मूवमेंट इज़ नेसेसरी। ओके सो इस तरीके की टर्म्स होती हैं छोटी छोटी, ये आपकी ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। फिर आप क्योंकि ये इरोजन ही आगे जाके फिर जब हम पढ़ते हैं तो जब हम इरोजनल फीचर्स पढ़ेंगे, मान लीजिए हम अगर ग्लेशियर के ही इरोजनल फीचर्स पढ़ रहे हैं, ओके फिर हम उसके डिपोजिशनल फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक डिपोजिशनल फीचर्स पढ़ते हैं, ओके इस तरीके की चीज़ें होती है। तो अगर हमें बेसिक टर्म्स अगर क्लियर होती हैं अच्छे से कि डिपोजिशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इरोजन क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ये बहुत बेसिक बात बोल रही हूँ मैं कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, तो हमें बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। चलिए आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वैसे तो ये इसका कुछ रिलेट नहीं है बट स्टिल ये टर्म्स हम इंटरचेंजली यूज़ कर लेते हैं। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है? आई नो इट्स वेरी ईजी बट आप इसको कमेंट सेक्शन में एक बार बता सकते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या आपका क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इनकरेक्ट बताना था। कोमागाता मारू इंसिडेंट इज अबाउट एन इंडियन स्टीमशिप कॉल्ड कोमागाता मारू दैट वोयाज फ्रॉम हांगकांग टू ब्रिटेन। द शिप वॉज कैरिंग मेजॉरिटी ऑफ सिख एंड पंजाबी मुस्लिम पैसेंजर्स। और आपका आंसर था इसमें ए ओनली, से पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें गलत पूछा था, ठीक। सो कोमागाता मारू जो था आपका इंडियन स्टीमशिप नहीं था, बेसिकली आपका जापानीज स्टीमशिप था, ओके जो कि आपका हांगकांग से जा रहा था वैंकूवर, जो उस टाइम पे ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर आ रहा था, ओके कनाडा, पासिंग थ्रू शंघाई चाइना टू योकोहामा इन ईयर 1914 कैरिंग 376 पैसेंजर फ्रॉम पंजाब पार्ट ऑफ ब्रिटिश। और ये इंसिडेंट इसलिए हाईलाइट हुआ था क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे पैसेंजर, यहाँ पे आपके 24 पैसेंजर्स वर एडमिटेड टू कनाडा बट अदर 352 पैसेंजर वर नॉट अलाउडेड इनसाइड द कनाडा एंड शिप ऑफ फोर्सफुली रिटर्न टू इंडिया। देखिए ये आपका न्यूज़ का पार्ट इसलिए था ना क्योंकि
क्योंकि आपके जो कनाडा के जो अभी आपके जो लीडर हैं उन्होंने कोमागाता मारू इंसिडेंट के रिगार्डिंग अपॉलॉजी प्रेजेंट करी थी इंडिया के लिए। ओके, सो इसीलिए फिर इस तरीके के इंसिडेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर इनकरेक्ट, ध्यान रखिए इनकरेक्ट पूछा था। IAEA set up as the world's atoms for peace organization in 1957 within the United Nations the same family report only to United Nations General Assembly। आपको सही बताना था, A only B only both है ना, और इसका आंसर था आपका B only, क्योंकि आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये 1957 में बनने वाली ऑर्गेनाइजेशन है और ये दोनों को आपका रिपोर्ट करती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये जनरल असेंबली को भी करती है, सिक्योरिटी काउंसिल को भी करती है। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका फंक्शन क्या है? ये सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करती है। ओके, बोर्ड ऑफ मेंबर्स यहाँ पे आपके 22 मेंबर स्टेट्स हैं जिनका 2 साल का आपका क्या है टर्म है, और जनरल कॉन्फ्रेंस इन्हें इलेक्ट करके भेजती है। एटलीस्ट 10 मेंबर्स आपके नॉमिनेटेड होते हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हर बोर्ड मेंबर को आपका एक वोट यहाँ पे अलॉटेड होता है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीटर पैन सिंड्रोम? आपको इनकरेक्ट बताना था। पीटर पैन इज अ केयरफ्री यंग बॉय हु नेवर ग्रू अप। दिस सिंड्रोम हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO एज अ हेल्थ डिसऑर्डर। A only B only both है नन। इसका जो आंसर था आपका नन। देखिए, पीटर पैन इज अ केयरफ्री यंग बॉय हु नेवर ग्रू अप। जब हम पीटर पैन सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसका नाम पीटर पैन कहाँ से आया था? ये एक कैरेक्टर से आया था जो उस यंग बॉय का कैरेक्टर था जो कि कभी बड़ा नहीं होता है। अब बड़ा नहीं होने का मतलब क्या है? ये जो डिसऑर्डर होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है वो तो ग्रो करती है, बट जो मेंटल कंडीशन है, मेंटल हेल्थ है ना, वो जो है उस ह्यूमन बीइंग की और उस बच्चे की ग्रो नहीं कर पाती है। तो इसलिए उसके नाम पे इसका नाम पीटर पैन पड़ा। तो पीटर पैन इज अ यंग फ्री बॉय हु नेवर ग्रू अप, कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्कॉटिश नोवेलिस्ट जेम्स मैथ्यू बैरी। ओके, और इसको WHO ने भी आपका सिंड्रोम डिसऑर्डर कंसिडर नहीं किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जान है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ये? इसका आंसर था आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। वैक्सीनेशन ड्राइव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। नेशन वाइड अवेयरनेस, देखिए इसमें आपके हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या थे? एक तो पहला ही नेशन वाइड है, दूसरा रूरल एंड रिमोट एरियाज में फोकस था। ओके, तीसरा ये कोरोना वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपका अवेयरनेस कैंपेन था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज क्या थी? महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, नन ऑफ द अबव, एंड योर आंसर विल बी बी। ये आपकी मिनी रत्न कंपनी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Which among of the following is slash are correct? First Anglo-Maratha War started in 1675 effectively after signing of Treaty of Surat between East India Company and Raghunath Rao. दूसरा Treaty of Salbai ended the first Anglo-Maratha War। और आपके ऑप्शन से ये ओनली बी ओनली बोथ है ना, और इसका जो आंसर था आपका वो था आपका बी ओनली, क्योंकि पहले में आपका जो ईयर है वो गलत है, 1775 होता है, ये 1675 नहीं है। तो पहले एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था 1775 में हुआ था, जब आपकी ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव के बीच में। याद करिए, एक बार हमने पूरा चार्ट डिस्कस किया था कि कैसे पेशवा में आपकी हेयरकी थी, फिर हेयरकी नहीं आई मीन उनका जो आपका फैमिली ट्री था वो किस तरीके का था। दूसरा बिल्कुल ठीक है, ट्रीटी ऑफ सलबाई ने आपका पहला एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म किया था। यहाँ पे यही लिखा है कि 17 में आपका 1782 का आपका ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन होता है मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सलबाई एक आपकी जगह है जो कि ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन जो था आपका, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप brought in response to the Indian nuclear test Smiling Buddha? It is a multilateral export regime. It is not a formal organization, but its guidelines are not binding. Decision including on membership are made by the single transferable vote. और इसका जो आंसर था आपका वो था आपका डी, क्योंकि यहाँ पे कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होता है ना कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है 1974 का आपका उसमें आया था, प्रेजेंट में आया था। मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट रिजीम है, बिल्कुल ठीक है। किसके रिस्पांस में आया था? जो इंडिया ने आपका स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट कंडक्ट किया था आपका, ओके। सो उस न्यूक्लियर टेस्ट उसके आपके रिएक्शन में आपका ये लाया गया था। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो गाइडलाइंस इसकी बाइंडिंग नहीं होती है। 1975 में लंदन में बना था, तो यहाँ पे पहली बार मिले थे, ये लंदन क्लब के नाम से रेफर भी किया जाता है सर। डिसीजन यहाँ पे कंसेंसस बेस होता है। सो आई होप आप लोगों ने अब अपने स्कोर को कैलकुलेट कर लिया होगा कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए। ओके, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। अगर आप ग्रुप पे भेजना चाहते हैं, जो आपका अलायंस का ग्रुप है वहाँ पे भी भेज सकते हैं, बट अपना स्कोर कैलकुलेट ज़रूर करिएगा कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए। ओके,
और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।